हेलो फ्रेंड्स, ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन क्लासरूम सीरीज में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। साथियों, पिछली क्लास में हमने थार के मरुस्थल का सामान्य परिचय पढ़ा था। आज हम थार के मरुस्थल के एक भाग शुष्क प्रदेश की चर्चा करने वाले हैं। जो साथी नए जुड़े हैं मेरे चैनल पर, वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने अधिक से अधिक मित्रों तक इसे शेयर करें। साथियों, हम बात कर रहे हैं थार के मरुस्थल के पहले भाग, जिसे हम शुष्क प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे शुष्क प्रदेश की। तो सबसे पहले हम इस शब्द को देते हैं शुष्क प्रदेश। तो शुष्क प्रदेश कहते किसे हैं? यदि हम इसका शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा सूखा। और यदि हम भौगोलिक परिभाषा में इसको डिफाइन करेंगे तो भूगोल की भाषा में इसका मतलब होगा कि ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहां पर वार्षिक वर्षा से अधिक वाष्पीकरण की मात्रा होती है। वार्षिक वर्षा से अधिक वाष्पीकरण जहां होता है वह क्षेत्र शुष्क प्रदेश कहलाता है। इसका मतलब कि जिस क्षेत्र में मिट्टी और वायु में नमी की मात्रा बिल्कुल कम होती है वह क्षेत्र शुष्क प्रदेश कहलाता है। अब यदि हम राजस्थान की बात करें, हमने जब राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का विभाजन किया था तो हमने कुछ इस तरह से, ये अरावली पर्वतीय क्षेत्र, और यहाँ हमने बात की थी 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा। तो यहाँ 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा पश्चिमी रेतीले मैदान और अरावली पर्वतमाला को अलग कर रही थी। अब यह जो पश्चिम रेतीला मैदान है, इस पश्चिम रेतीले मैदान के इस क्षेत्र में यह स्थित है 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा। और यह 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा इस पश्चिमी रेतीले मैदान को शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में विभाजित करती है। अब हमारे पास ये शुष्क प्रदेश है। हमने बात की कि वह क्षेत्र जहां पर वार्षिक वर्षा से अधिक वाष्पीकरण की मात्रा होती है वह क्षेत्र शुष्क प्रदेश कहलाता है। अब यदि हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में जो शुष्क प्रदेश है इसका विस्तार मुख्य रूप से कहां पर है देखें। तो शुष्क प्रदेश जो है इसका मुख्य फैलाव जैसलमेर के अलावा बाड़मेर में, उसके अलावा यह जोधपुर के पश्चिम भाग में यानी पश्चिमी जोधपुर में, फिर इसका विस्तार है बीकानेर में, गंगानगर के कुछ भाग में, गंगानगर के दक्षिणी भाग में इसका विस्तार है, और चूरू जिले के पश्चिमी भाग में यानी पश्चिमी चूरू में इसका विस्तार है। तो ये सभी जिले वो हैं जहां पर शुष्क प्रदेश का मुख्य विस्तार है। अब शुष्क प्रदेश जो है इसको हमने पुनः दो भागों में विभाजित किया है। तो शुष्क प्रदेश के दो भाग कौन कौन से? एक प्रदेश था बालुका स्तूप युक्त प्रदेश, बालुका स्तूप युक्त प्रदेश, और इसका दूसरा भाग है बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। तो दो भाग हमारे सामने हैं, बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र और बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश या क्षेत्र। अब हमारे पास एक और शब्द आ गया है बालुका स्तूप। तो ये बालुका स्तूप क्या है? तो जब मिट्टी उड़ती है और मिट्टी के साथ जब हवा चलती है तो हवा के साथ जब मिट्टी उड़ती है और यह मिट्टी किसी स्थान पर इकट्ठा हो जाती है, एकत्र हो जाती है, और उसके इकट्ठा होने से जो स्थलाकृति बनती है यह स्थलाकृति बालुका स्तूप कहलाती है। हवा के साथ मिट्टी उड़ के आ रही है, मिट्टी किसी स्थान पर जमा हो रही है, और मिट्टी के जमा होने से जो संरचना बनती है उस संरचना को हम बालुका स्तूप कहते हैं। अब जो शुष्क प्रदेश है, इस शुष्क प्रदेश के लगभग 58.5% क्षेत्र पर बालुका स्तूप युक्त प्रदेश का विस्तार है। और
इसका लगभग जो 48.5% क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश का विस्तार है। साथियों, 2016 में जो पटवार एग्ज़ाम हुआ था, उस पटवार एग्ज़ाम में बिल्कुल सीधे सीधे ये सवाल पूछा गया था। पटवार मेंस का एग्ज़ाम था, उस एग्ज़ाम में ये सवाल था कि राजस्थान के रेतीले मैदान के कितने प्रतिशत भाग पर बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश का विस्तार है। तो बिल्कुल सीधा क्वेश्चन यहाँ से उठाया था। ये एक सवाल पटवार मेंस एग्ज़ाम 2016 में पूछा गया था कि बालू का जो पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश का विस्तार है। तो इसका सही आंसर जो वहाँ पर था वो था 48.5%। अब यह जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, इसका विस्तार कहाँ कहाँ है ये देखें। इसका जो विस्तार है, मुख्य विस्तार, एक इसका विस्तार है पोखरण क्षेत्र। पोखरण कहाँ? पोखरण हो जाएगा जैसलमेर में, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फलोदी क्षेत्र, फलोदी हो जाएगा जोधपुर में। और थोब क्षेत्र, थोब क्षेत्र हो जाएगा बाड़मेर में। तो ये वो क्षेत्र है जहाँ पर बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश का फैलाव है। अब जो सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम हुआ था 2017 एग्ज़ाम था, सेकंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम 2017 में ये हुआ था। और उस सवाल में, उस एग्ज़ाम में जो सवाल पूछा गया था, सवाल ये था निम्न में से कौन सा राजस्थान का बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। निम्न में से कौन सा राजस्थान का बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। और उसका जो 4 ऑप्शन थे, वो 4 ऑप्शन देखें क्या क्या थे। बालू का मुक्त प्रदेश कौन सा है, जो 4 ऑप्शन थे उसके पहले ऑप्शन में था बायतू और चौहटन। जो इसका सेकंड ऑप्शन था वो था शेरगढ़ और शिव। तीसरा ऑप्शन था इसका फलोदी और पोखरण। और एक ऑप्शन था ओशिया और शेरगढ़। तो ये उस सवाल के अंतर्गत ऑप्शन थे, कौन सा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। तो हमने अभी बात की कि बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश जो है पोखरण, फलोदी और थोब, बाड़मेर जिले के अंतर्गत ये थोब क्षेत्र है। तो यहाँ पर विस्तार है। तो इस जो सवाल था, इस सवाल में सीधा सीधा जो आंसर था वो था फलोदी और पोखरण। तो सही आंसर हो गया इसका फलोदी और पोखरण। ये क्षेत्र है जहाँ पर बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश का विस्तार है। अब हम बात करेंगे पहले बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की, यानी जिस क्षेत्र में रेतीले टीलों का मुख्य फैलाव है। तो कुल जो शुष्क प्रदेश है उसके लगभग 58.5% क्षेत्र पर बालू का स्तूप युक्त प्रदेश का विस्तार है। अब यहाँ पर इस क्षेत्र में लगातार हवाएं चलती है। हवाओं के चलने से यहाँ पर कई तरह के रेतीले टीलों का जो है निर्माण होता है, विस्तार होता है। तो हम बात करेंगे कि इस शुष्क प्रदेश के अंतर्गत जो बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र है वहाँ मुख्य रूप से कौन कौन से टीलों का निर्माण होता है और उनका निर्माण कैसे होता है। तो इसी क्रम में जो पहले प्रकार के टीले होते हैं, ये टीले होते हैं अनुप्रस्थ टीले। अनुप्रस्थ टीले। तो साथियों, जब हवा एक ही दिशा में लगातार निरंतर चलती है और इनकी गति धीमी रहती है, तो लगातार चलने से और हवा की गति धीमी होने से इनके सामने, यानी हवा के समकोण पर इन टीलों का निर्माण होता है। तो अपना जो सवाल पूछा जाएगा, सीधा सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि हवा के समकोण पर बनने वाले टीलों को क्या कहा जाता है। तो हवा के समकोण पर बनने वाले टीले जो हैं ये अनुप्रस्थ टीले कहलाते हैं। अब ये टीले हवा के समकोण पर बन रहे हैं,
या इनकी जो दिशा है वो हवा के लंबवत है, या इनकी जो दिशा है वो हवा की विपरीत है। तो हवा के समकोण पर या हवा के लंबवत या हवा की विपरीत दिशा में बनने वाले जो टीले हैं, इन टीलों को अनुप्रस्थ टीले कहा जाता है। और ये जो टीले हैं, ये टीले मुख्य रूप से जैसलमेर बाड़मेर का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, जैसलमेर और बाड़मेर का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, इस क्षेत्र में इन टीलों का मुख्य विस्तार पाया जाता है। तो पहले प्रकार के टीले अनुप्रस्थ टीले, हवा के समकोण पर इनका निर्माण, या हवा के लंबवत या हवा की विपरीत दिशा में। दूसरा प्रकार का टीला है अनुदैर्घ्य टीले। अनुदैर्घ्य टीले, तो यहाँ पर हवा जब एक ही दिशा में चलती है लेकिन हवा की गति तेज होती है, तो ये टीले उसके सामने ना बनकर उस हवा की दिशा के समानांतर बनते हैं। तो अनुदैर्घ्य टीले जो हैं, ये अनुदैर्घ्य टीले हवा के समानांतर निर्मित होते हैं। इनका विस्तार बीकानेर में भी है, जोधपुर में भी इनका विस्तार है, बाड़मेर के कुछ भाग में है, उधर गंगानगर में भी इन टीलों का विस्तार पाया जाता है। तो सवाल यदि पूछा जाएगा कि हवा के समानांतर बनने वाले टीलों को क्या कहा जाता है, तो हवा के समानांतर बनने वाले टीले अनुदैर्घ्य टीले कहलाते हैं। अब तीसरा और जो सबसे महत्वपूर्ण टीला है वो टीला है बरखान। अब हवा जो है वो चक्रवाती रूप में आती है, तो यहाँ पर अर्धचंद्राकार टीलों का निर्माण होता है। हवा की दिशा जब नियत नहीं होती है, उसकी गति नियत नहीं होती है, हवा चक्रवाती रूप में जब आती है, तो ऐसी हवा से यहाँ अर्धचंद्राकार टीलों का निर्माण होता है और इन टीलों को बरखान कहा जाता है। तो ये जो अर्धचंद्राकार बरखान टीले हैं, ये टीले आकार में सबसे बड़े होते हैं, आकार में सबसे बड़े और सर्वाधिक गतिशील। ये सर्वाधिक गतिशील टीले भी होते हैं। अब कई बार क्या होता है कि इसकी जो एक छोर है, इस छोर का विकास हवा के साथ काफ़ी लंबी दूरी तक हो जाता है। तो ये जो संरचना बनती है, ये जो टीला बनता है, इस टीले को कहते हैं सीप। जब बरखान टीले की एक जो भुजा है, यह भुजा काफ़ी लंबी दूर तक जो है हवा के साथ चली जाती है, तो ऐसी संरचना को हम सीप कहते हैं। तो ये बरखान टीले सबसे महत्वपूर्ण टीले, आकार में सबसे बड़े, आकृति इनकी अर्धचंद्राकार। कई बार ये सवाल अभी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम जो हुआ था, जो पिछली भर्ती हुई थी, उसके अंदर ये सवाल बिल्कुल सिंपल सा पूछा गया था कि अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है, तो इन टीलों को बरखान कहा जाता है। अब जो गंगानगर का सूरतगढ़ क्षेत्र है, गंगानगर का सूरतगढ़ क्षेत्र, तो यहाँ पर तारे के समान या तारे की आकृति के जो हैं टीले बनते हैं। इनको तारा बालू का स्तूप कहा जाता है, तारा बालू का स्तूप। तो यहाँ से यदि आपसे सवाल पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि तारा बालू का स्तूप जो है, इसका मुख्य विस्तार राजस्थान के किस क्षेत्र में है, तो इसका विस्तार गंगानगर के सूरतगढ़ क्षेत्र में है। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, बरखान, सीप और अब पढ़ा हमने तारा बालू का स्तूप। अब यहाँ पर कुछ झाड़ियाँ पाई जाती है शुष्क क्षेत्र में, और जो छोटी छोटी झाड़ियाँ होती है, इन झाड़ियों के आसपास छोटे छोटे टीलों का निर्माण होता है। तो झाड़ियों के आसपास जो टीले बनते हैं, इन टीलों को, छोटे टीलों को कहते हैं सीन काफीज। सीन काफीज, या इन टीलों को कहा जाता है नेबखा। सीन काफीज या नेबखा, इन टीलों को कहा जाता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि झाड़ियों के आसपास जो बनने वाले टीले होते हैं, इन टीलों को क्या कहा जाता है,
तो ये कहा जाएगा शीन काफिज या नेबखा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब जैसलमेर का जो पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर स्थान है जिसे आप भली भांति जानते हैं, वह क्षेत्र है सम। तो सम जो है राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है। सम राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र, और ये पूर्णतः वनस्पति विहीन क्षेत्र है। तो ऐसे क्षेत्र में जब हवाएं चलती है तो हवाओं के साथ यहाँ पर जो टीले होते हैं वो टीले लगातार गति करते रहते हैं। तो ऐसे जो गतिशील टीले होते हैं, ऐसे गतिशील टीलों को कहा जाता है धरियन या धोरे। तो सवाल आपसे पूछा जाएगा कि लगातार जो गति करने वाले टीले होते हैं या वनस्पति विहीन क्षेत्र में हवा के साथ लगातार गति करने वाले या लगातार स्थान बदलने वाले टीलों को क्या कहते हैं? तो इन टीलों को धरियन या धोरे कहा जाता है। तो ये शुष्क प्रदेश में बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र में पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण टीले हैं। अब हम इस पश्चिम रेतीले मैदान की और शुष्क प्रदेश की कुछ और विशेषताओं की बात करेंगे। तो देखें, आगे बात करेंगे हम शुष्क प्रदेश की अन्य विशेषताओं की। तो यहाँ पर ढेर सारी विशेषताएं आपको देखने को मिलती है इस शुष्क प्रदेश के अंतर्गत। तो शुष्क प्रदेश में यहाँ पर जैसलमेर जिला। अब जैसलमेर जिले में एक स्थान है पोखरण, एक स्थान हो गया पोखरण, और दूसरा एक स्थान है जिसे मोहनगढ़ के नाम से जानते हैं। तो जो पोखरण और मोहनगढ़ स्थान है, इसके बीच एक 60 किलोमीटर का एक पट्टी क्षेत्र है जिसे हम लाठी सीरीज के नाम से जानते हैं। तो लाठी सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए, कई एग्जाम में इसके बारे में सवाल पूछा गया है। एक बार आरएस में पूछा गया था कि लाठी सीरीज का संबंध किससे है, तो हम देखेंगे लाठी सीरीज का संबंध किससे है। तो लाठी सीरीज जो है इस क्षेत्र में यहाँ पर भूमिगत औषधि चट्टानें हैं, यहाँ पर भूमिगत औषधि चट्टानें हैं, और ये जो चट्टानें हैं इन चट्टानों के बीच मीठे जल के विशाल भंडार हैं, मीठे जल के विशाल भंडार है। तो जो लाठी सीरीज है, यह लाठी सीरीज है भूगर्भिक जलपट्टी, भूगर्भिक जलपट्टी। तो लाठी सीरीज का संबंध किससे है? लाठी सीरीज का संबंध हो जाएगा भूमिगत मीठे जल के स्रोतों से या मीठे जल के भंडारों से। अब इस लाठी सीरीज क्षेत्र में यहाँ एक नलकूप है, नाम है चांदन नलकूप। चांदन नलकूप से रोजाना हजारों लीटर मीठा पानी हमें प्राप्त हो रहा है। तो इस चांदन नलकूप को कहते हैं थार का गड़ा, चंदन नलकूप जिसे थार का गड़ा कहा जाता है। अब लाठी सीरीज जो है, लाठी सीरीज की खूब सारी विशेषताएं। पहली विशेषता कि भूगर्भिक जलपट्टी है। दूसरा, इसका निर्माण औषधि चट्टानों से हुआ है, यानी ये भूमिगत औषधि चट्टानों का क्षेत्र है। फिर यहाँ पर चांदन नलकूप, और एक और महत्वपूर्ण विशेषता कि यह लाठी सीरीज जो है पश्चिमी राजस्थान की एक महत्वपूर्ण सेवन घास का प्रमुख क्षेत्र है। यह सेवन घास इस क्षेत्र के पशुओं के लिए काफ़ी पौष्टिक। तो सेवन घास जिसका वैज्ञानिक नाम है लसियुस सिंडिकुस, लसियुस सिंडिकुस, तो यह सेवन घास इस लाठी सीरीज क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा हो जाएगा मित्रों? राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावण। तो गोडावण पक्षी जो है यह अपने अंडे इस सेवन घास पर देता है। तो सेवन घास को कहते हैं गोडावण की प्रजनन स्थली, गोडावण की प्रजनन स्थली। तो ध्यान रखना कि गोडावण की प्रजनन स्थली किसे कहते हैं? तो गोडावण की प्रजनन स्थली कहते हैं सेवन घास को। गोडावण राजस्थान का राज्य पक्षी। आगे हम बात करेंगे राजस्थान के जो राज्य प्रतीक हैं, तो उन प्रतीकों के वैज्ञानिक नाम,
कब उन्हें घोषित किया गया? तो ये गोंडावण की प्रजनन स्थली यहाँ हो जाएगी। गोंडावण को, इसका यदि वैज्ञानिक नाम की बात करेंगे तो गोंडावण का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। तो गोंडावण की प्रजनन स्थली हो जाएगी सेवन घास। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है, आगे हम बात करेंगे राष्ट्रीय मरु उद्यान की, और राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है उसे गोंडावण की शरण स्थली कहा जाता है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि गोंडावण की प्रजनन स्थली कौन सी, तो सेवन घास, और गोंडावण की शरण स्थली कौन सी, तो हो जाएगा राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो ये हमने बात की है लाठी सीरीज के बारे में। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय मरु उद्यान के बारे में। तो ध्यान रखना, लाठी सीरीज का विस्तार कहां पर? मोहनगढ़ और पोखरण के बीच। कोई दिक्कत नहीं आता। अब जैसलमेर के नीचे यहां हो जाता है बाड़मेर। तो जैसलमेर का सम क्षेत्र और बाड़मेर का शिव क्षेत्र। तो जैसलमेर के सम और बाड़मेर के शिव क्षेत्र में यहां पर फैला हुआ है राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है यह क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। क्षेत्रफल में राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य। हमने अभी चर्चा की थी कि राष्ट्रीय मरु उद्यान को गोंडावण की शरण स्थली कहा जाता है। गोंडावण की शरण स्थली इसे कहा जाता है। अब राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है यहाँ पर कई प्रकार के विषैले सांप पाए जाते हैं। इन विषैले सांपों में मुख्य रूप से कोबरा यहाँ पाया जाता है, रसल वाइपर, और एक और महत्वपूर्ण सांप जो यहाँ रहता है वो है पीवना। तो मेरी ऑफलाइन क्लास के जो विद्यार्थी रहे हैं उनको अच्छे से पता है कि ये जो पीवना है ये अपने पावनों की, पावने यानी मेहमान, तो ये अपने पावनों की बड़ी अच्छी खातिरदारी करते हैं। बिना उनको तकलीफ पहुंचाए ये उनको जो है परलोक में भेजने की क्षमता रखते हैं। तो पीवना जो है ये सोए हुए व्यक्ति की श्वास में अपने जहर को छोड़ते हैं। तो काफ़ी खतरनाक और काफ़ी विषैले सांप है ये, जो राष्ट्रीय मरु उद्यान क्षेत्र के अंतर्गत पाए जाते हैं। अब इसी राष्ट्रीय मरु उद्यान क्षेत्र में जैसलमेर का एक गांव है, गांव का नाम है आकल। तो यह आकल गांव जो है यह जुरासिक काल के काष्ठ अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है। काष्ठ अवशेष यानी लकड़ी के अवशेष यहाँ पर विद्यमान है। जुरासिक काल के लगभग 18 करोड़ वर्ष प्राचीन, लगभग 18 करोड़ वर्ष प्राचीन यहाँ पर लकड़ी के अवशेष विद्यमान है। और यह क्षेत्र कहलाता है आकल वुड फॉसिल पार्क, या इसे हम कह सकते हैं काष्ठ जीवाश्म उद्यान। काष्ठ जीवाश्म उद्यान। तो आकल गांव राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंतर्गत ये 18 करोड़ वर्ष प्राचीन जुरासिक काल के काष्ठ अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है और इसे आकल वुड फॉसिल पार्क के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ हमने बात की लाठी सीरीज की और राष्ट्रीय मरु उद्यान की, और कुछ विशेषताओं की हम चर्चा करते हैं। अब हम बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण शब्दावली, वह है खड़ीन। तो खड़ीन क्या है साथियों? खड़ीन जो है ये इस शुष्क प्रदेश में वर्षा जल संग्रहण का एक परंपरागत विधि है। वर्षा जल संग्रहण के लिए, वर्षा जल संग्रहण की ये परंपरागत विधि है, परंपरागत तरीका है। इसमें यदि कोई रेतीला टीला है और रेतीले टीले से पानी बहकर नीचे आ रहा है तो यहाँ पर उस पानी को रोककर
एक अस्थायी झील का निर्माण किया जाता है। तो खड़ीन वर्षा जल के संग्रहण के लिए की जाने वाली परंपरागत विधि है। अब जैसलमेर में यहाँ पर पालीवाल ब्राह्मण जो हैं, ये पालीवाल ब्राह्मण इस तरह की खड़ीन कृषि करने में माहिर थे। तो यदि आपसे सवाल ये पूछा जाए कि जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है, तो यह कृषि कहलाती है खड़ीन कृषि। अब इस खड़ीन कृषि के अंतर्गत यहाँ खरीफ और रबी दोनों ही प्रकार की फसलों का उत्पादन यहाँ लोग करते हैं। पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा यह शुरू की गई थी। ये जैसलमेर के अंदर सिंचाई का भी प्रमुख साधन है। ये सवाल एक बार सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम में पूछा गया था कि जैसलमेर में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है, तो जैसलमेर में सिंचाई का प्रमुख साधन हो जाएगा खड़ीन। कोई दिक्कत नहीं। तो खड़ीन वर्षा जल संग्रहण का एक परंपरागत स्रोत है, परंपरागत विधि है। अब हम बात करेंगे खड़ीन के बाद जैसलमेर का एक गांव है, काफ़ी प्रसिद्ध गांव है, नाम है इसका कुलधरा। कुलधरा गांव। तो कुलधरा गांव जो है कई मायनों में प्रसिद्ध है। एक तो ये कि यहाँ पर जो है डायनासोर और व्हेल मछली के अवशेष मिले हैं। डायनासोर और व्हेल मछली के अवशेष इस कुलधरा गांव में मिले हैं। फिर ये जो कुलधरा गांव है, ये कुलधरा गांव भी पालीवाल ब्राह्मणों का ही गांव था। और आपने इतिहास पढ़ा होगा तो पालीवाल ब्राह्मणों का यह गांव जो है, पालीवालों ने इस गांव को रातों रात खाली कर दिया था। इसके साथ साथ पालीवालों के 84 गांव, 84 गांव जो है आसपास के, वो रातों रात खाली हो गए थे। आप इतिहास में इस कहानियों को आप पढ़ सकते हैं। तो पालीवाल ब्राह्मणों का एक गांव था। तो पालीवाल ब्राह्मणों ने इस गांव को छोड़ दिया था और छोड़ने के बाद ये जो गांव है वर्तमान में भूत प्रेतों का गांव या भूत प्रेतों का शहर माना जाता है। पूरा गांव जो है वर्तमान में खंडहर अवस्था में है। आप यहाँ पर दिन के अंतर्गत जा सकते हैं, रात में आपको वहाँ रुकने की परमिशन नहीं है। कई सारी जो मूवीज़ हैं उनकी शूटिंग भी इस गांव के अंतर्गत हुई है। और एक और महत्वपूर्ण बात इस कुलधरा गांव में कि यहाँ पर अब एक कैक्टस गार्डन की स्थापना की गई है। यह सवाल भी एक बार पूछा गया था आरपीएससी में कि राजस्थान में कैक्टस गार्डन की स्थापना, अच्छा वहाँ गांव का नाम नहीं दिया था, वहाँ ऑप्शन में 4 जिलों के नाम दिए थे। तो ये कुलधरा गांव जैसलमेर के अंतर्गत है। तो जो सवाल पूछा गया था कि राजस्थान में कैक्टस गार्डन की स्थापना कहाँ की गई है, तो कैक्टस गार्डन की स्थापना जैसलमेर में की गई है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब कुछ और विशेषताएं हम बात करेंगे शुष्क प्रदेश की। शुष्क प्रदेश में रेतीली मिट्टी का विस्तार काफी अधिक है। रेतीली मिट्टी जो है क्या करती है कि दिन के समय जब तापमान अधिक होता है तो तापमान अधिक होने के कारण यह मिट्टी जल्दी गर्म होती है और जल्दी गर्म होने के कारण ये आसपास के तापमान को और अधिक बढ़ा देती है। यानी इस रेतीली मिट्टी के कारण दिन में जो तापमान है यह तापमान काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं, लेकिन रात में ये जो मिट्टी है यह मिट्टी जल्दी ठंडी हो जाती है, जिसके कारण यहाँ रात का तापमान जो है काफ़ी कम भी हो जाता है। तो इस रेतीली मिट्टी के कारण यहाँ दिन और रात के तापमान में काफ़ी अंतर पाया जाता है। और दिन और रात का जो तापमान है, इस तापमान के अंतर को कहते हैं दैनिक तापांतर। हम राजस्थान की जलवायु के अंतर्गत एक बार फिर से इसको विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो यह जो दैनिक तापांतर है राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है जैसलमेर के अंतर्गत, जैसलमेर जिले में। और यदि आपसे सवाल ये पूछा जाए कि पश्चिमी राजस्थान में या जैसलमेर में दैनिक तापांतर का कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण है यहाँ पर रेतीली मिट्टी का विस्तार। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो रेतीली मिट्टी के कारण इस क्षेत्र में दैनिक तापांतर अधिक पाया जाता है। अब हम बात करते हैं जैसलमेर के एक और क्षेत्र की।
तो जैसलमेर का एक क्षेत्र है, क्षेत्र का नाम है शाहगढ़ बल्ज। शाहगढ़ बल्ज। तो ये जो शाहगढ़ बल्ज है ये हाल ही में प्रसिद्ध हुआ है चीता अभयारण्य के लिए। चीता अभयारण्य के लिए। तो आपसे सवाल पूछा जाए कि राजस्थान में चीता अभयारण्य कहाँ विकसित किया गया है, तो चीता अभयारण्य जैसलमेर के शाहगढ़ बल्ज क्षेत्र में स्थापित किया गया है। और यहाँ पर जो चीते लाए गए हैं, ये चीते मुख्य रूप से कहाँ से लाए हैं, ये लाए गए हैं ईरान से। तो ईरान से यहाँ पर चीतों को लाया गया है। तो राजस्थान में अनेक वन्य जीवों के लिए खूब सारे अभयारण्य हैं। हम राजस्थान के वन्य जीव संसाधनों के अंतर्गत राजस्थान के उन सभी वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों की बात करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे विशेष अभयारण्य जो हैं, जो एक ही जीव के लिए निर्मित किए गए हैं, उसी में से एक चीता अभयारण्य। और चीता अभयारण्य जो है वो जैसलमेर के शाहगढ़ बल्ज क्षेत्र में स्थापित किया गया है। इसी तरह बीकानेर का एक क्षेत्र है, स्थान है, नाम है जोहड़बीड़। काफ़ी महत्वपूर्ण ये स्थान है, कई बार इसके संबंधित तो सवाल पूछे गए हैं। एक तो ये कि यहाँ पर राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र है, ऊँटों के अनुसंधान का यहाँ पर जो है केंद्र जोहड़बीड़ के अंतर्गत है। और इस जोहड़बीड़ में एक और अभयारण्य विकसित किया गया है, वो अभयारण्य है गिद्ध अभयारण्य। गिद्ध अभयारण्य। तो शाहगढ़ बल्ज में चीता अभयारण्य और जोहड़बीड़ बीकानेर में गिद्ध अभयारण्य विकसित किया गया है। गिद्ध जो लगभग विलुप्त प्राय जीव हो गए हैं अभी, तो उनके संरक्षण के लिए यहाँ पर गिद्ध अभयारण्य विकसित किया गया है। और इसी जोहड़बीड़ में जो है ऊँटनी के दूध की जो डेयरी है, कैमल मिल्क डेयरी भी स्थापित की गई है। कोई दिक्कत नहीं। अब यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का मरू जिला किसे कहते हैं, राजस्थान का मरू जिला किसे कहते हैं, तो मेरे जो साथी इस समय इसको पढ़ रहे हैं, काफ़ी जने इसका आंसर गलत अंदाज लगा रहे हैं, मुझे पता है, क्योंकि इसका सही आंसर है बाड़मेर जिला। बाड़मेर जिला। तो राजस्थान का मरू जिला बाड़मेर को कहा जाता है। यदि आपसे कहे कि राजस्थान में मरुस्थल का प्रवेश द्वार कौन सा है, तो मरुस्थल का प्रवेश द्वार हो जाएगा जोधपुर। तो मरू जिला बाड़मेर और मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है जोधपुर को। फिर हमने जब राजस्थान के भौगोलिक उपनाम पढ़े थे उस समय बात की थी कि गंगानगर, बीकानेर और चूरू। तो गंगानगर, बीकानेर और चूरू का जो मरुस्थलीय भाग है, इस मरुस्थलीय भाग को हमने थली के नाम से जाना था। बीकानेर, गंगानगर और चूरू का जो मरुस्थलीय भाग है, इसे हमने थली कहा था। आप राजस्थान का भौगोलिक उपनाम जो हमने क्लास पढ़ी थी उसके अंतर्गत आप इसे एक बार फिर से वहाँ देख सकते हैं। तो ये शुष्क प्रदेश की खूब सारी विशेषताएं। एक और बात कि शुष्क प्रदेश के जो लोग हैं, ये लोग यहाँ पर पशुपालन अधिक करते हैं। तो पशुपालन इनका मुख्य काम रहता है। लेकिन इस क्षेत्र में चारे की कमी होने के कारण ये लोग अपने पशुओं को गैर वर्षा काल में यहाँ से अन्य क्षेत्रों की ओर प्रवास करवाते हैं। तो ये जो कार्य है, ये कार्य कहलाता है चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण। तो यदि आपसे पूछा जाए कि जो शुष्क क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्रों के जो लोग हैं, इन शुष्क क्षेत्र के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या हो जाएगा, कार्य क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा चलवासी पशुचारण। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में यदि हम बात करेंगे वनस्पति की, तो यहाँ की जो वनस्पति है, यह वनस्पति किस तरह की है, यह हो जाएगी मरुस्थलीय, या इसे हम कहते हैं मरुद्भिद, या इसे हम कहते हैं जीरोफाइट।
तो शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत या मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत मरुस्थलीय या मरुद्भिद या जीरोफाइट तरह की वनस्पति पाई जाती है। और इस वनस्पति के अंतर्गत मुख्य रूप से कांटेदार झाड़ियाँ और कांटेदार वृक्ष आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। इसके अंतर्गत आपको खेजड़ी, केर, बबूल, बेर, कई तरह के जो नागफनी, थुहर, कैक्टस, तो ये सारे जो वृक्ष हैं और झाड़ियाँ हैं, ये झाड़ियाँ आपको शुष्क प्रदेश के अंतर्गत देखने को मिलता है। अभी एक एग्ज़ाम हुआ था सहायक कृषि अधिकारी AAO 2016-18 के अंतर्गत, उसमें एक सवाल पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी दशाएं राजस्थान के मरुस्थल की प्रमुख विशेषताएं हैं, या निम्न में से कौन सी राजस्थान के मरुस्थल की प्रमुख विशेषताएं हैं। उसके जो 4 ऑप्शन थे उसमें था एक ऑप्शन अति शुष्क दशाएं, दूसरा ऑप्शन था उसका तापमान का अतिरेक, तीसरा ऑप्शन था इसका न्यून वार्षिक वर्षा, और जो इसका चौथा ऑप्शन था वो था कम और छितरा हुआ वनस्पति आवरण। कम और छितरा हुआ वनस्पति आवरण। तो ये जो सवाल है, इस सवाल के अंतर्गत जो 4 ऑप्शन हैं, ये 4 ऑप्शन मरुस्थल की विशेषताएं हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पर अति शुष्क दशाएं हैं, हमने पहले ही बात की थी। यहाँ पर तापमान काफ़ी अधिक रहता है, तो ये भी इस क्षेत्र की विशेषता है। यहाँ पर न्यूनतम वार्षिक वर्षा है, ये भी इसकी विशेषता है। और जो यहाँ पर वनस्पति का आवरण है, यह वनस्पति का आवरण कम भी है और छितरा हुआ, यानी यह काफ़ी दूर दूर फैला हुआ है, यानी यहाँ पर वनों की सघनता नहीं है। तो ये सारी विशेषताएं जो है, ये इस पश्चिम रेतीले मैदान की विशेषताएं हैं। सहायक कृषि अधिकारी जो एग्ज़ाम हुआ था 2018, इस एग्ज़ाम में यह सवाल आपसे पूछा गया था। तो यहाँ तक की जो बात हुई है, इसके अंतर्गत हमने बात की खूब सारी विशेषताओं की। अब यहाँ पर जो पथरीला मरुस्थल होता है, यहाँ जो पथरीला मरुस्थल है, इस पथरीले मरुस्थल को कहा जाता है हम्माद। पथरीला मरुस्थल जिसे हम्माद के नाम से जानते हैं। और इस शुष्क क्षेत्र में जो दलदली खारे पानी की झीलें बनती है, कैसी है? दलदली है और खारे पानी की है। इन खारे पानी की या दलदली झीलों को रन या टाट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हमने पहले बात की थी कि मीठे पानी की जो झीलें हैं, अस्थायी झीलें हैं, उनको कहा जाता है खड़ीन या प्लाया झीलें। और जो यहाँ पर खारे पानी की झीलें हैं, इन खारे पानी की झीलों को रन या टाट कहा जाता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं। तो साथियों, यहाँ तक की जो चर्चा हमारी रही है, इस चर्चा के अंतर्गत हमने राजस्थान में जो थार के मरुस्थल का पहला भाग शुष्क प्रदेश की चर्चा की है। अब अगली क्लास में हम राजस्थान के अर्ध शुष्क प्रदेश की चर्चा करने वाले हैं। मेरा एक और निवेदन रहेगा कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।